हेलो गाइस, फिर से लेकर आ चुका हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार चैप्टर जो कि है फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट। ये क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर है इस बार 22-23 के सेशन में, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये जो मैं आपको वीडियो लाया हूँ, ये सब इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। हर चीज़, हर बुक में जो लिखी है वो सारी चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इस वीडियो में छूट पाएगा, और इस चैप्टर को मैं पार्ट्स में कवर करूँगा क्योंकि एक वीडियो पूरा लगातार बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगा। तो आप देख रहे हैं पार्ट 1, फिर उसके बाद इसी तरह पार्ट 2, पार्ट 3 चलेंगे, और उसकी मैं प्लेलिस्ट भी ये बना दूंगा तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले, जैसे चैप्टर का नेम ही है लाइट, तो हम लोग को पहले पढ़ना है कि लाइट होती क्या है। तो देखिए लाइट क्या है। लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी मदद से हम हर चीज़ को देख पाते हैं। मीन्स लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी द सराउंडिंग ऑफ अस। तो यहाँ पे मतलब आसपास की जो भी सराउंडिंग है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, उन सब को देखने के लिए जिस एनर्जी की हमको नीड है वही होती है लाइट। अब लाइट को लेकर दो थ्योरीज दी जाती हैं। पहली जो थ्योरी होती है वो है वेव थ्योरी। तो यहाँ पर बताता हूँ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में ये बताया गया है कि जो लाइट है वो एक वेव का नेचर होता है। मतलब जो उसका नेचर होता है वो वेव की तरह होता है। नेचर किसकी तरह होता है? वेव की तरह होता है, ठीक है। और ये एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ, ये वेव कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि जिसको ट्रांसफ़र होने के लिए, जिसको पास करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब यहाँ पे मीडियम लेस ट्रैवल करती है। इसको ट्रैवल करने के लिए नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर लिख देंगे नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। अब देखिए इसका क्या मतलब है। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि इसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे साउंड है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए या तो एयर होनी चाहिए, या फिर वाटर होना चाहिए, या फिर सॉलिड होना चाहिए। तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें होना चाहिए मीडियम, उसमें मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। और जैसे अगर वैक्यूम कर देंगे तो उसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं ट्रांसफ़र होगी। वैसे ही इसी तरह ये वेव थ्योरी ये कहती है कि ये लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब एयर हो तो भी ट्रैवल करेगी, कोई लिक्विड हो तो भी ये ट्रैवल करेगी, कोई सॉलिड हो तो भी ट्रैवल करेगी, कोई वैक्यूम हो तो भी ट्रैवल करेगी। हर तरह से ये जो है ट्रैवल करने में पॉसिबल रहती है। अब देखिए इसी के जस्ट अपोजिट एक दूसरी थ्योरी बताई जाती है, वो होती है पार्टिकल थ्योरी। वो दूसरी थ्योरी क्या है? ये फर्स्ट, ये सेकेंड। पार्टिकल थ्योरी। अब देखिए पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है। पार्टिकल थ्योरी ये कहती है कि नहीं भाई नहीं, ये वेव की तरह नहीं है, ये कोई वेव नहीं है, कोई वेव नहीं है, ये तो बस एक रे होती है। क्या होती है? एक रे होती है, रे ऑफ लाइट है ये। मतलब ये जो लाइट है ये सिर्फ एक रे है। अब ये रे क्या है? ये हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। और क्या इसमें बताया गया? ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ, इन स्ट्रेट पाथ, ये इसमें बताया गया। किसमें? पार्टिकल थ्योरी में। अब सिर्फ इतना ही नहीं बताया गया, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई। अब इसमें और क्या बताया गया कि ये पार्टिकल थ्योरी कहती है एक बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, और उन पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं फोटोन पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? फोटोन पार्टिकल्स। फोटोन पार्टिकल्स, ठीक है। इन फोटोन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है लाइट रेस। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज और दे रहा हूँ। फोटोन पार्टिकल्स क्या होते हैं? इनका कोई मास नहीं होता। ये बस पार्टिकल थ्योरी में बताया गया कि जो लाइट है वो एक रे की तरह बिहेव करती है, वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, और वो फोटोन पार्टिकल से बनी होती है। जबकि इसके अपोजिट में वेव थ्योरी क्या कहती है? कहती है नहीं,
ये रे ऑफ लाइट नहीं है, मतलब ये कोई रे नहीं है, ये तो एक वेव है। और कैसी वेव है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जिसको ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसको ट्रैवल कराने के लिए, जिसको पास कराने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती, किसी मीडियम की नीड नहीं होती, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो ये दो थ्योरीज थी जो लाइट के बारे में कहती हैं। अब मॉडर्न डे के साइंटिस्ट क्या करते हैं? कहते हैं देखो भाई, तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, ठीक है। मॉडर्न डे के साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, तो क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। तो अब वो क्या देते हैं? तीसरी थ्योरी देते हैं। वो होती है क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है कि भाई ये एक वेव भी है, ये एक रे भी है, तुम जैसा इसको मान लो, तुम इसको वेव मान लोगे ये वेव बन जाएगी, इसको रे मान लोगे ये रे बन जाएगी। तो ये कहती है कि एक वेव भी है और साथ ही साथ ये एक रे भी है, वेव रे दोनों है। अब और क्या कहती है? कहती है ये, हाँ, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल भी करती है, ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है। अब ये वेव थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रे थ्योरी कहती है, मींस पार्टिकल थ्योरी कहती है कि ये फोटोन पार्टिकल से बनी हुई है। अब ये क्वांटम थ्योरी कहती है कि भाई ये वेव भी है तो और रे भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ये वेव की तरह बिहेव करेगी तो ये क्या होगी? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। और दूसरी बात ये कि जब ये रे की तरह बिहेव करेगी, ये रे की तरह, रे मतलब कि एक सीधी डायरेक्शन में कोई एक रे जा रही है, वो किसी भी चीज़ की रे हो सकती है। तो रे की तरह जब ये बिहेव करेगी तो फोटोन पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेगी, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ फोटोन पार्टिकल्स की होगी तो रे के साथ, रे की तरह जब वो बिहेव करेगी तो एकदम इन्हीं की तरह उसकी भी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक में। तो चलिए अब बात करते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की, कि ये ल्यूमिनस क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं। आपने क्लास 3rd या 4th से पढ़ के रखा होगा कि ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, लेकिन इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आज तक आपको पता नहीं चली। बस इतना पता है, दोज हु इमिट देयर ओन लाइट दैट आर कॉल्ड ल्यूमिनस, दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन लाइट दोज आर कॉल्ड नॉन लुमिनस। लेकिन आज इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग पता कर लेते हैं। तो हाँ, ये बात सच है जो अभी मैंने आपको बताई, जो इसकी डेफिनेशन बताई वो डेफिनेशन भी सही है। लेकिन अब आप बड़े हो गए तो थोड़ी और स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए लुमिनस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हम लोग ये लिखेंगे कि दोज हु हैव कैपेसिटी, those who have capacity to convert their energy into light energy, इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसी थिंग्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास कैपेसिटी हो अपनी एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने की, वही हुए लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। बस एग्जांपल देख लीजिए, ये बल्ब जल रहा है तो बल्ब में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है फिर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या मतलब कि लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं दोज हु हैव अ कैपेसिटी टू कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, जिनके पास कैपेसिटी हो कि हाँ मैं अपनी एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वही होते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियर फ्यूज़न, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के रखी है कि हाइड्रोजन बम कैसे वर्क करता है, उसमें मैंने आपको सब पूरा न्यूक्लियर फ्यूज़न बताया था, और सन में कैसे यूज़ होता है उसका भी मैंने पूरा बताया था, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने ये देखा था कि न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है कि आपस में न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, सन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है और वही न्यूक्लियर एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये हमको पता है। तो यही हो गई एग्जैक्ट डेफिनेशन किसकी, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, कि जिनके पास खुद की कैपेसिटी है कि वो अपनी एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कैंडल में क्या है, केमिकल एनर्जी है, फिर उसके बाद हम लोग उसको माचिस से आग लगाते हैं, फिर वो हीट होता है, मतलब वो बर्न होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो अपनी केमिकल एनर्जी को हीट और लाइट के फॉर्म में मतलब कि रिलीज करता है। तो दोज हु हैव अ कैपेसिटी टू कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं नॉन लुमिनस की।
अब नॉन ल्यूमिनस का मतलब ये इसका अपोजिट, नॉन ल्यूमिनस, दोज हु डू नॉट हैव, दोज हु डू नॉट हैव कैपेसिटी to convert their energy into light energy, हाँ ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन देखिए क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले जो छोटे से हम लोग जिस मिरर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं उसी को हम लोग पहले देखते हैं, यानी प्लेन मिरर। इसको हम लोग कहते हैं प्लेन। ये थोड़ा स्ट्रेट कम है, हाँ अब ठीक है। अब देखिए जो प्लेन मिरर होता है उसके पहले हम लोग सारे पार्ट समझते हैं कि मिरर में कौन सी चीज़ क्या होती है। तो ये जो शेडेड रीजन रहता है इसको कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस। ये जो शेडेड रीजन रहता है इसको कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। अब इधर क्या होता है, ये जो पार्ट है यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। जो भी हम लोग अपनी इमेज देखते हैं अपने भाई को, वो सब रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी, ये यहाँ से ऐसी कोई भी रे ऑफ लाइट आ गई। अभी आपको समझ लीजिए, आपको इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे कुछ नहीं पता, तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई। अब ये ऐसे चली जाएगी, यही तो होता है रिफ्लेक्शन। और क्या होता है रिफ्लेक्शन, बस यही होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है, कोई एक ही रे ऑफ लाइट थोड़ी ना आ रही है। यहाँ पे तो करोड़ों, मतलब अनसंख्या रे ऑफ लाइट आ रही है, मतलब जिनकी कोई संख्या ही नहीं है, अनलिमिटेड। तो यहाँ पे बस एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि इस तरह से रे ऑफ लाइट जाती है, इस तरह से चली जाती है, इस तरह से आती है, इस तरह जाती है, इस तरह आती है, इस तरह जाती है, और इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन समझने के लिए हमको इसके लॉज समझने पड़ेंगे कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस बेसिस में हो रहा है। मतलब कोई ना कोई रीज़न तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगा जिस हिसाब से रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा थोड़ी ना कि जहाँ मन चाहे वहीं पे रिफ्लेक्शन हो गया। रे ऑफ लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, ऐसे आई पूरा पार चली गई, ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई ना कोई बेसिस होगा, कोई ना कोई लॉ होगा ना। तो लॉ को अब हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लॉ, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ में ये बताया गया कि ये जो इंसिडेंट रे है, यानी इंसिडेंट, फिर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे मिरर के परपेंडिकुलर में एक इसको कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये जो मिरर की एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली जाती है, उस एकदम परपेंडिकुलर होती है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो अब इसमें कहा गया है इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, ये सब क्या होती हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी जितनी भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक ही प्लेन में होती हैं। एक ही प्लेन का होने का क्या मतलब, ये जो मिरर है, ये इस मिरर के इसी पॉइंट में ये नॉर्मल भी होगा, ये इंसिडेंट रे भी होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ये एक मिरर है, यहाँ से इंसिडेंट रे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, नहीं, ये गलत है। अगर यहाँ से आई है तो यहीं पर जाएगी, और जो नॉर्मल है वो भी यहीं पर ड्रॉ होगा। तो मतलब इसमें कह रहा है इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में होते हैं। हाँ भाई, बात सही है, एकदम सही बात है। तो ये सब एक ही प्लेन में होता है। अब देखिए सेकंड लॉ क्या होता है। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ, अब सेकंड लॉ में ये बताया गया कि भाई देखो, जितने एंगल से, ध्यान से सुनना, जितने एंगल से इंसिडेंट रे आएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी। कहने का क्या मतलब, जितने एंगल से इंसिडेंट रे आएगी
उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी होगी। और ये कहाँ से मेज़र किया जाएगा, ये मेज़र किया जाएगा नॉर्मल से। अब नॉर्मल का आप लोग इसके पहले सोच रहे हैं कि भाई यूज़ क्या है, तो नॉर्मल का यही यूज़ है कि हम लोग नॉर्मल का यूज़ करते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को मेज़र करने के लिए। तो ये कहाँ से मेज़र होंगे, नॉर्मल से होंगे मेज़र। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा और क्लियर डायग्राम बना देता हूँ। क्लियर डायग्राम में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये प्लेन मिरर, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये पॉलिश्ड सरफेस, ये यहाँ से आई, ये यहाँ से गई। तो अब बताया गया कि जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इनके एंगल नॉर्मल से जो इनका एंगल है वो सेम रहेगा। मतलब क्या, सेकंड लॉ में बताया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही है सेकंड लॉ, बस इतना ही था। हमने दोनों लॉ पढ़ लिया, आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें छोटा सा बताया गया था कि जितने भी रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट और नॉर्मल होंगे वो सब एक ही प्लेन में होंगे। जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा, इस कॉन्सेप्ट को, ये सेकंड लॉ को और थोड़ा अच्छे से प्रूफ करने के लिए एक चीज़ और पढ़ते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। ये हो गया इरेज। अब यहाँ पर देखिए, सपोज ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एकदम चिकना चिकना अच्छा सा, ठीक है। ये क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब यहाँ पे कुछ रे ऑफ लाइट आई, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, एकदम पैरेलल आई, ठीक है, पैरेलल आई। ये क्या है सर, ये इंसिडेंट रे हैं। अब फिर उसके बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करिए। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। इसका मतलब ये जो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये वाले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये जो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इस वाले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये तो कहा। अब इसका प्रूफ क्या है, देखिए, पैरेलल रे ऑफ लाइट आई और पैरेलल गई का मतलब ये कि भाई दोनों एंगल सेम होंगे तभी तो पैरेलल गई। नहीं, अगर चेंज होते तो ये कोई इधर भागती, कोई इधर भागती, कोई इधर भागती, है ना। ये पैरेलल आई और पैरेलल ही गई। इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब सपोज ये कोई एक जो है ऐसे एकदम उबड़ खाबड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, ये पैरेलल आई ऐसे, हाँ। अब ये सारी क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। अब यहाँ से ये एक ऐसे गई, ये एक ऐसे गई और ये ऐसे चली गई, ठीक है। अब आप कहेंगे क्या बता रहे हो यार, मतलब पैरेलल आई और पैरेलल नहीं गई, इसका मतलब तो ये सेकंड लॉ गलत हो गया ना। नहीं, गलत कैसे हुआ, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। इस सरफेस के अकॉर्डिंग बात करें, इस सरफेस के अकॉर्डिंग, तो उसमें नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा। इस सरफेस की बात करें तो नॉर्मल कुछ ऐसे होगा। अब इस सरफेस की बात करें तो नॉर्मल ऐसे होगा, सॉरी, इस सरफेस में नॉर्मल ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा। तो अब यहाँ पर देखो ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसी तरह इसमें क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसमें क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे मेजर करके देख लेना, हमेशा इक्वल आएगा। यहाँ पर इरेगुलर सरफेस होने के कारण, क्या होने का कारण, इस इरेगुलर सरफेस होने के कारण यहाँ पर लाइट रेज सब इधर उधर बिखर गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड लॉ हमारा गलत प्रूफ हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अब ये रेगुलर नहीं है तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इरेगुलर, या फिर और हम लोग इसको कह सकते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया कुछ हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन
इस चैप्टर में। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी यहाँ से फिर नेक्स्ट पार्ट से हमारा मेन टॉपिक चालू होगा, जिसमें हम लोग को इस चैप्टर में जो मेन थिंग्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं फिर वो सब वहीं से चालू होंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो तो हम अपनी पुरानी क्लासेस का सब रिवाइज कर रहे थे, ठीक है, वो तो हम लोग बस एक इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे। तो आई होप गाइस आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। और ये जो मैंने बताया बहुत सारी बुकों में ये सब नहीं रहता है, लेकिन ये सारी चीज़ें फिर से पढ़ानी चाहिए, इससे रिवाइज हो जाता है और बच्चे जो भूल गए होते हैं वो भी दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। तो गाइस आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट से हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करें। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।